हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक। बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। कुछ एरर की वजह से वीडियो में अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अब जो है सब ठीक है। तो वीडियो आता रहेगा, तो उसमें कोई भी जो भी आप लोग का रुकावट आ गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गया है तो अब वो नहीं आएगा, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने कुछ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बारे में कंप्लीट जो है पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसी ऑर्डर के सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे। मतलब जो आज सबसे पहला आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ऑर्डर जो है टोटल कितने टाइप के हैं। एक आपके हैं ज़ीरो, सेकंड आपका है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, जिसमें बोर्ड में फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर आपका बोर्ड में है, और एंट्रेंस में आपका ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये चारों से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग बेसिकली एलोब्रेट फॉर्म में ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड को उतना एलोब्रेट करके पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेशन, इसका जो इक्वेशन है वो कैसे आएगा वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो ऑर्डर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और ये बोर्ड लेवल में भी इम्पॉर्टेंट है, एंट्रेंस लेवल में भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोर्ड लेवल में इसके डेरिवेशन आते हैं, तो इसीलिए मैं कम्प्लीटली डिराइव करने वाली हूँ, ताकि जो बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 12 जो अपेयर करने वाले हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिट हो वीडियो, ठीक है। और जो भी एंट्रेंस के लिए है, मतलब एंट्रेंस के लिए बेसिकली किस इक्वेशन का ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो भी इस वीडियो में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको तो पता ही है कि ऑलरेडी जेई नीट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बेसिकली कौन सा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए या जेई के लिए, तो वो भी मैं बताते चलती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ जो है थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, पर सेकंड होता है। इसको रेट इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, R=K और A। अगर ये कब लिखा जाएगा, अगर आपका रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। जहाँ पे R का मतलब था रेट ऑफ रिएक्शन, K का मतलब था रेट कांस्टेंट और A जो है कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ अ A, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। ध्यान से देखो, जब t=0 था, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था, तो A का कंसंट्रेशन कुछ A था और B और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 था। लेकिन जब t= कुछ टाइम बाद, तो हम लोग t सेकेंड ले लेते हैं, क्या हम लोग देख रहे हैं कि x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है किसमें, प्रोडक्ट के फॉर्म में। समझ में आया। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, A0। क्यों? क्योंकि आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम के बाद, सपोज करिए t=t सेकेंड, x अमाउंट जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को रेट ऑफ इक्वेशन के पैटर्न में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं कि -dA/dt, ठीक है। क्यों ये dA/dt यूज़ किए हैं, ऑलरेडी आपके फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन है। क्योंकि ये जो है डिफरेंशिएशन इंडिकेट कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ टाइम। तो लिख सकते हैं कि -dA/dt, माइनस क्योंकि आपका रिएक्टेंट कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। मतलब ये जो आपका चेंज हो रहा है dA/dt, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो रहा है, ये किसके चेंजेस से अचीव हो रहा है, ऑब्वियसली इसी के चेंजेस से तो अचीव किया जा रहा है। ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, दैट इज़ वाई रेट ऑफ रिएक्शन
अचीव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका लिखना है तो प्लस डी एक्स, क्यों प्लस लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट साइड में है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स। ठीक है, के ए माइनस एक्स। क्यों इस डी एक्स बाई डी टी को इसके साथ प्रोपोर्शनल में पुट किए? ये किसके पैटर्न में हम लिख रहे हैं? ये हम लिख रहे हैं रेट इक्वेशन के पैटर्न पे। ठीक है, तो क्यों हम इस डी एक्स बाई डी टी को इसके साथ प्रोपोर्शनल किए हैं? तो आप देखो ये कंसंट्रेशन जब चेंज हो रहा है, मतलब डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिस रेट से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ए माइनस एक्स से। मतलब जिस रेट से ये कम होगा उसी रेट से तो ये बढ़ेगा। ठीक है, जिस रेट से ए माइनस एक्स का कंसंट्रेशन कम होगा उसी रेट से एक्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए डी एक्स बाई डी टी को किसके साथ प्रोपोर्शनल किए हैं? के ए माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इसी इक्वेशन को लेके आगे प्रोसीड करेंगे क्योंकि चेंजेस तो इसी इक्वेशन में आया है, इसमें तो चेंजेस आया नहीं है, तो हम लोग ये वाले इक्वेशन को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डी एक्स बाई ए माइनस एक्स एंड कैन वी राइट के डी टी। समझ में आया? लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। आराम से पढ़ते हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम धीरे धीरे पूरे इक्वेशन को, पूरे डेरिवेशन को समझिए क्योंकि ये डेरिवेशन आपके बोर्ड्स में आएगा। और एंट्रेंस वालों का अगर आपको ये डेरिवेशन क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जो है बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आराम से समझो। अब क्या है, सिंपली हम लोग क्या किए हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, ए माइनस एक्स को इधर ला दिए हैं और इसको इधर ला दिए हैं, डी टी को इस साइड ला दिए हैं। तो आप नाउ आफ्टर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड क्या हम लोग को मिलेगा? डी ए माइनस एक्स इक्वल टू आपका के डी टी। समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ जैसे हम लोग ये क्लियर करेंगे तो हम लोग को क्या दिख जाएगा? यहाँ पे ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो। नाउ कैन वी राइट माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी विल बी टी एंड आपका कांस्टेंट आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? हम लोग एल एन के पैटर्न में ले रहे हैं तो एल एन ए माइनस एक्स। अब देखो जब टाइम इक्वल टू ज़ीरो था, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू भी ज़ीरो होगा। x का तो ज़ीरो था, मतलब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस एल एन ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी। ठीक है, के इंटू ज़ीरो प्लस सी। तो हम लोग को क्या मिलेगा? इस इक्वेशन से हम लोग को c का वैल्यू मिल जाएगा जो आएगा माइनस एल एन ए इक्वल टू सी। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इस c को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? इधर पुट करेंगे। तो हम लोग क्या अचीव हो जाएगा? एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी सी, मतलब माइनस एल एन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इधर ला दीजिए तो आपका आ जाएगा एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी।
लॉग ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? अगर अच्छा, इसके लिए लॉग का फॉर्मूला, लॉग का वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लॉग का कुछ फॉर्मूला और लॉग के जो वैल्यू हैं लॉग 1 to 10 वो भी यहाँ पे लिख देंगे, ताकि आप लोग को उसको नोट कर लीजिएगा और हमें मतलब कोशिश करिएगा ऐसी जगह नोट करने का कि वो हमेशा आपको दिखे, ताकि उसका वैल्यू जो है याद हो जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो ln a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? ln a बाई ए माइनस एक्स, या इसको आप एक ही में लिख लो, एक ही ब्रैकेट में, a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, ठीक है। तो ये कुछ आपका फॉर्मूला आ गया है किसके पैटर्न में? ln के पैटर्न में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका आ गया है किसके पैटर्न में? ln के पैटर्न में। तो अगर इसको आपको सपोज करो इसी फॉर्मूला से रेट कांस्टेंट निकालना, तो क्या लिख सकते हैं? k इक्वल टू 1/t ln a बाई ए माइनस एक्स। तो बेटा ये भी एक फॉर्मूला बनेगा किसके पैटर्न में? ln के पैटर्न में। तो अगर ln के पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसी फॉर्मूला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये वाला पार्ट मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट, KT 1/t ln a बाई ए माइनस एक्स। अब हम लोग अगर इसको ही लॉग के पैटर्न में लिखना हो तो लॉग के पैटर्न में क्या होगा? आपको पता है कि ln हटेगा तो क्या आएगा? 2.303। तो हम लोग लिख सकते हैं कि k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई ए माइनस एक्स। तो ये आपका आता है अल्टीमेटम फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका है अल्टीमेटम फॉर्मूला, मतलब इसी फॉर्मूला से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आता है किसका फॉर्मूला? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का बहुत उम्दा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉग का यूज़ मैंने किया है, तो लॉग का वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लॉग का वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। इस इक्वेशन से क्या क्या चीज़ हम लोग देख सकते हैं? पहला चीज़ कि टाइम जो है, ठीक है, टाइम एंड कंसंट्रेशन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन के। किस कंसंट्रेशन पे? इनिशियल कंसंट्रेशन में। मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। क्लियर? उसी तरीक़ा से और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेट कांस्टेंट किससे कनेक्टेड है? टाइम से कनेक्टेड है। व्हाट इज़ ए? ए क्या है? ध्यान से सुन लो। ए इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए माइनस एक्स जो है आपका फाइनल कंसंट्रेशन है। एक्स क्या है? एक्स आपका डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है, मतलब कितना आपका ख़त्म हो चुका है, कितना अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका है, या आप कह सकते हो कन्वर्टेड प्रोडक्ट या कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है। और ए माइनस एक्स आप कह सकते हो कि ये आपका लेफ्ट अमाउंट है, कि इतना अमाउंट जो है बच गया है। समझ में आया? तो ए क्या है? ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए माइनस एक्स क्या है? ए माइनस एक्स आपका फाइनल कंसंट्रेशन है। किसी किसी बुक में इसी ए को क्या लिखा जाता है? इस ए को किसी किसी बुक में ए नॉट लिखा जाता है और ए माइनस एक्स को क्या लिखा जाता है? ए टी। तो अगर आपको इसको फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, ठीक है। ए नॉट बाई ए टी। तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला एग्ज़ाम के लिए कम इम्पॉर्टेंट है? एक तो ये फॉर्मूला, वही फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन ये भी है, ठीक है।
दूसरा, एंट्रेंस के लिए आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि इसी फॉर्मूला से हम लोग काफ़ी सारा ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, काफ़ी सारे ग्राफ्स को बनाने वाले हैं। तो अगर वो लोग एलन के पैटर्न में क्वेश्चन पुट किए हैं तो आप इस पैटर्न से, इस इक्वेशन से या इस फॉर्मूला से आप सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेशन बोर्ड के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, बोर्ड स्टूडेंट डेरिवेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि मतलब एंट्रेंस वाले लोगों को जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी कुछ कम ही टाइम बचा है नीट और जेईई के लिए, तो आप लोग को बेसिकली ये जानना है कि किस फॉर्मूला से आप लोग को ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो हो गया 1 2 3। आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ रिएक्शन एंड एक आपका इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिएक्शन तैयार होता है या क्या इक्वेशन तैयार होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, तो हम लोग यहीं से प्रोसीड करेंगे हाफ लाइफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि हाफ लाइफ होता क्या है। ध्यान से सुनो, हाफ लाइफ बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा टाइम, ठीक है, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट जो है वो अपने कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट जो हैं अपने कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारा एक कन्फ्यूजन है कि बेसिकली सपोज करिए कि अगर 1 घंटा का रिएक्शन है तो काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर एक घंटा का रिएक्शन और उसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताओ तो इस 1 घंटा का रिएक्शन में किस टाइम पे एक रिएक्टेंट हाफ हो गया है। ठीक है, मतलब मैं एक्सप्लेन यहाँ कर देती हूँ। सपोज करो कि ए है और प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हुआ है, ए है एट = 0, इट इज़ ए एंड इट इज़ 0। तो और ये रिएक्शन है 1 घंटे का। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि बताओ 30 मिनट में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो बेसिकली सब क्या बोलता है कि अच्छा 1 घंटा का तो आधा है, तो इसीलिए मतलब कि आधा घंटा में तो a/2 ही होगा, a का हाफ हो जाएगा। बट ये रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि जितना टाइम का आपका रिएक्शन हो उसके आधा टाइम में ही रिएक्टेंट जो है अपने आप को हाफ करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मीन्स इट मे और मे नॉट पॉसिबल आप कह सकते हो। ये भी हो सकता है कि शायद ये जो ए है ये अपने आप को ए हाफ मतलब आधा 20 मिनट में ही कर लिया हो। ठीक है, ये अपने आप को क्या कर लिया हो, 20 मिनट में ही अपने आप को आधा कर लिया है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो कितना है, वो है 20 मिनट। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट में ही ये ए जो है ए हाफ हो गया है। तो बेसिकली व्हाट इज हाफ लाइफ, इट इज़ अ टाइम और इट इज़ अ टाइम पीरियड एट विच रिएक्टेंट इज चेंज इनटू अ, मीन्स ये आप कह सकते हो जिस रिएक्टेंट जो है वो आपका कंसंट्रेशन अपने आप को हाफ कर लेता है, अपने कंसंट्रेशन को आपका 1/2 कर लेता है। तो जिस टाइम पे आपका रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं उसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग 50% ऑफ रिएक्शन, फॉर कंप्लीटिंग 50% ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग 50% ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आया? तो जितना टाइम रिक्वायर्ड है 50% रिएक्शन को कंप्लीट करने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ रिएक्शन। क्लियर? देखो, तो हाफ लाइफ रिएक्शन क्या कह सकते हैं कि x a/2 है, क्योंकि अगर a गिव्स प्रोडक्ट या अगर ये रिएक्शन है तो a माइनस एक्स, यहाँ पे x कन्वर्ट हुआ और हम लोग क्या कहे हैं कि हाफ लाइफ निकालना है। तो ऑब्वियसली x क्या होगा, a/2 ही तो होगा, मतलब a से हाफ ही तो कन्वर्ट हुआ है। तो लिख सकते हैं कि a माइनस a/2 एंड हियर विल बी a/2। ठीक है, समझ में आया? तो इस x को हम लोग कहाँ पुट करेंगे,
इस इक्वेशन में। बस देखते जो कैसा काम है। तो 2.303 बाई टी लॉग ए, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, a/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लॉग समथिंग यू विल गेट। देखो 2a यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a/a, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 2.301। ठीक है, log 2 का वैल्यू है 0.301। ठीक है, सो log 2 का कितना वैल्यू होता है 0.301। ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपका वैल्यू आएगा 0.693/t। ठीक है, एंड यही आपका फॉर्मूला है किसका, हाफ लाइफ पीरियड का। अच्छा, मैं इंट्रेंस वालों से, जो इंट्रेंस देने वाले हैं, प्लीज़ रिमेंबर, या बोर्ड वाले सबके लिए, कि आप लोग ये जो नंबर है कि 0.693 किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है, प्लीज़ इसको याद कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको एक टाइम का परसेंट दिया रहेगा। आपसे पूछेगा बताइए 50% में इतना रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो बताइए 60% में कितना रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली 2 के को आमने सामने रखते हैं। ठीक है, दोनों टाइम के के को आमने सामने रखते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही इक्वेशन मिलेगा। तो इट्स माय एडवाइस कि आप लोग ये नंबर ही याद कर ले, ताकि कैलकुलेशन जो है वो जो है ईजी हो जाए। समझ में आया? तो बेसिकली आपका के क्या आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, k इक्वल टू 0.693/t हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, t1/2। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड कैसे इंडिकेट करते हैं, t1/2। तो अगर आपको t हाफ पूछा तो आपको क्या आंसर आएगा, 0.693/k। क्लियर? तो ये आपका हो गया हाफ लाइफ रिएक्शन। समझ में आ गया? ये आपका हो गया हाफ लाइफ रिएक्शन, और ये आपका हो गया हाफ लाइफ का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। ये दोनों फॉर्मूला से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो कि टी हाफ किससे रिलेटेड है, सिर्फ के से रिलेटेड है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको कंसंट्रेशन का कोई भी साइन नहीं दिखेगा, ना ही आपको ए दिख रहा है, ना ही a-x दिख रहा है। ठीक है, ना ही आपको a दिख रहा है, ना ही a-x दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि हाफ लाइफ पीरियड तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। मतलब तुम कंसंट्रेशन को कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, हाफ लाइफ चेंज नहीं होने वाला। ओके, जैसे टी हाफ यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, कभी कभी क्या पूछा जाता है कि कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन। ठीक है, हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है किसके लिए, 75% कंप्लीशन के लिए। तो अब ये टी क्या हो गया, टी 3/4 हो जाएगा। तो लिख सकते 3/4 का हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम पे 3/4 मतलब 75% रिएक्टेंट कंप्लीट हुआ है या कन्वर्ट हुआ है इनटू प्रोडक्ट। तो x क्या बन गया आपका, 3/4 ऑफ a। ठीक है, 3/4 ऑफ a, क्योंकि a से ही तो 75% कंप्लीट हुआ है। तो आप देख सकते हो क्या, अगर इसका करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303/k log a-3a/4। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2.303/k log, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली 4a/a। तो अगर आपको log 4 का वैल्यू नहीं पता है, नहीं आ रहा है, पर log 2 का वैल्यू पता है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, 2.303/k log 2⁻²। ठीक है, तो इस 2 को आगे ला दो अकॉर्डिंग टू द log फार्मूला, log का जो रूल है। ठीक है, log का रूल के हिसाब से क्या है, अगर आप देखना, अगर याद नहीं है तो हम लोग याद होगा log a⁻x कैसे लिखा जाएगा, x log a। तो बस वही है बात है, इस 2 को इधर ला दो, 2.303। देखो यहाँ पे फिर से log 2 आ गया, log 2 का वैल्यू 0.301 एंड डिवाइड बाई t। आपको दिख रहा होगा कि डिवाइड बाई k। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है कुछ इससे क्या कर रहा है, मैच।
तो आप देख सकते हो कि वो जो पार्ट था वो टी हाफ 0.693K से मैच करा। तो अल्टीमेटली क्या हम लोग उस जगह पे टी हाफ नहीं लिख सकते? ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या फॉर्मूला मिल गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द टाइम फॉर कंप्लीटिंग 75% ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, तो इतना तामझाम करने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंट्रेंस वालों के पास तो ऐसे भी टाइम नहीं रहता है, 1 मिनट में क्वेश्चंस करना रहता है। बोर्ड वाले के पास कब वो लोग इतना कुछ कर सकते जब कोई और क्वेश्चन ना आता हो आगे वाला। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो पेपर में लिखना ही है। ठीक है, तो अदरवाइज़ आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको टी हाफ पता है या टी हाफ निकालने का भी वो लोग एक लाइन दे दिया रहेंगे या टी हाफ दे चुके रहते हैं, तो सिंपली आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। कब? जब वो 75% ऑफ पूछेगा। ऐसे वो लोग 87.5% के लिए भी पूछ सकते हैं। सिंपली आपका यही पैटर्न से चलेगा, सिर्फ आपको क्या चेंजेस दिखेगा? ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 की जगह 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो एक बार आप लोग ट्राई करना कि 87.5% के लिए क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कोई भी नंबर यहाँ पे होल इंटीजर का नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग क्या देखें कि आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला काउंट में आएगा वो एक ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, नेक्स्ट आपका हाफ लाइफ पीरियड है और कुछ आपका इस पैटर्न का फॉर्मूला है। ये सारे पैटर्न पे हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, पर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इस सारे जो फॉर्मूला है, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग उसमें कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला से रिलेटेड तुरंत हर एक क्वेश्चन क्विकली जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लास्टली जैसे मैंने कहा था कि मैंने कुछ लॉग का कुछ फॉर्मूला मैं लिखूंगी या वैल्यू लिखूंगी ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ लॉग के फॉर्मूला एंड कुछ लॉग के वैल्यू। ओके, तो आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉग के फॉर्मूला है। वैसे लॉग के काफ़ी सारे फॉर्मूला है, लेकिन ये इतने फॉर्मूला से आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चंस बन जाएगा और ये आपका कुछ लॉग का वैल्यू है। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.477, log 4 का वैल्यू 0.602, log 5 का वैल्यू 0.699, log 6 का वैल्यू 0.777, log 7 का वैल्यू 0.84, log 8 का वैल्यू 0.90, log 9 का वैल्यू 0.94 एंड log 10 का वैल्यू 1। ln इक्वल टू 2.303 लॉग होता है। log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या है? log a प्लस log b। log a माइनस बी, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाई बी एंड log a टू द पावर n होगा n log a। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग क्वेश्चन करने से पहले ये प्लीज़ आप लोगों को एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लिख के फिर वीडियो स्टार्ट किया ताकि थोड़ा वीडियो का लेंथ उतना ना बढ़े, फालतू का लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने सम्स बनाने में, अपने न्यूमेरिकल्स बनाने में ये काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ो मन लगा के। केमिकल काइनेटिक्स का 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और जितने भी वीडियो हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के लिंक दे दिए जाएंगे, तो प्लीज़ जाके आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के भी ऑलरेडी वीडियो सब पूरे सॉल्यूशन के पूरे पार्ट्स आ चुके हैं, तो वो भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिया जाएगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो नीट के लिए प्रिपेयर करो, जेई के लिए प्रिपेयर करो, एकदम 4 डालो, एकदम मन लगा के पढ़ो। कुछ ही दिन है, बस इतना ही दिन पढ़ना है, इसके बाद तो फिर अपना ही लाइफ है, अपना ऐश है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।